हेलो गाइज, मैं सुरेश कुमार आपका स्वागत करता हूँ एजुकेशनल स्टडी पॉइंट आई में। मैं पुनः एक बार आपके सामने लेकर आया हूँ क्लास 6 to 10 साइंस की सीरीज़, जिसमें हम आपको क्रम से सभी हर विषय को टॉपिक वाइज आपको समझाते हैं, ताकि आपके साइंस से कोई भी प्रश्न ना छूटे। साइंस के हर प्रकार के प्रश्न आप हल कर सकें और साइंस की आपको जड़ से सही समझ विकसित हो सके। इसीलिए हम इस श्रृंखला को लेकर आए हैं। और सही रूप से समझने के लिए इस पूरे वीडियो को एक बार अवश्य देखना, वॉच अवश्य करना, ताकि आपको सही समझ साइंस की विकसित हो सके। और सही समझ और नए वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, या सब्सक्राइब नहीं किया हो तो, और साथ में बेल आइकन अवश्य दबाना तथा लाइक शेयर करना। हम लेकर चलते हैं यूनिट 7 की ओर, इकाई 7 की ओर, क्लास 6 में जीवों में अनुकूलन। तो जीवों में अनुकूलन की ओर लेकर चलते हैं। ये SCERT की बुक है, ये विज्ञान कक्षा 6। तो SCERT की बुक की ओर हम लेकर चलते हैं। सबसे पहले सजीवों का वासस्थान। तो सजीवों के वासस्थान की लेकर चलें तो आपने आसपास के बाग बगीचे तालाब के समीप जाकर आप वहां पर जाइए और देखिए कि अनेक प्रकार के जंतु और पौधे आपको दिखाई पड़ेंगे। आस पड़ोस जाएंगे, अनेक प्रकार के जंतु पौधे दिखाई पड़ेंगे। आप देखेंगे कि कुछ जंतु पौधे स्थल पर पाए जाते हैं। तो इनमें से कुछ जंतु पौधे आपको स्थल पर पाए जाते हैं, कुछ जंतु और पौधे आपको जल में दिखाई देते हैं, और कुछ जीव जिस स्थान पर रहते हैं वह उस स्थान उसका वास स्थान कहलाता है। यानी सब अलग अलग जगह पर पाए जाते हैं, कोई स्थल में, कोई जल में, कोई वायु में, कोई मरुस्थल में, अलग तरीके से पाए जाते हैं। जिस स्थान पर रहते हैं जीव वो उसके लिए अनुकूलित हो जाता है, उसी को हम उसका वास स्थान कहते हैं। आइए आगे चलते हैं, वासस्थान की डिफिनीशन को समझते हैं, परिभाषा को। वह स्थान जहाँ किसी जीवधारी को पर्याप्त भोजन, सुरक्षा, प्रजनन सभी अनुकूल दशाएं उपलब्ध होती हैं, उसे उसका वास स्थान कहते हैं। वातावरण में सजीवों का वास स्थान जल, स्थल, वायु तथा मरुस्थल होता है। यानी सजीव कई स्थानों पर पाए जाते हैं, जिनमें से जल, स्थल, वायु, मरुस्थल मुख्यतः होते हैं। और ये सभी जीवों के लिए अपने अपने अनुकूलित होते हैं। आइए इनको पॉइंट वाइज समझते हैं। जल में रहने वाले जीवों को जलीय जीव कहते हैं, जैसे आप मछली, जंतु है, सिंघाड़ा, वनस्पति, जलकुंभी, कमल, ये सब वनस्पतियां हैं जो जल में रहती हैं। आगे चलें तो स्थल पर रहने वाले जीवों को हम स्थलीय जीव कहते हैं, यानी जो जमीन पर रहते हैं उनको हम स्थलीय जीव कहते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, नीम, आम, अमरूद, महुआ आदि। ये क्या हैं? पौधे हैं। और जबकि ये क्या हैं? ये जंतु हैं। ये सभी कहाँ रहते हैं? स्थल पर रहते हैं। आप जानते हैं कि भूमि पर अनेक प्रकार के वास स्थान हैं। कहीं जंगल है तो कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर मैदान है तो कहीं पर रेगिस्तान है। पौधे एवं जंतु रेगिस्तान में भी पाए जाते हैं। आगे चलते हैं तो रेगिस्तान में पाए जाने वाले जीवों को मरुस्थलीय जीव कहते हैं। यानी ये यहाँ की ज़मीन जो होती मरुभूमि होती, बहुत उपजाऊपन नहीं होता है, बिल्कुल कह सकते ना के बराबर होता, इसीलिए इसे हम मरुस्थल कहते हैं। तो मरुस्थल में रहने वाले जीवों को मरुस्थलीय जीव कहते हैं। जैसे ऊँट मरुस्थल में पाया जाता है, पाया जाने वाला जंतु है। ये मरुस्थल का जहाज, ऊँट को मरुस्थल का जहाज कहते हैं। बबूल व नागफनी मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे हैं। इसके आगे चले तो कुछ जीव ऐसे भी हैं जो जल स्थल दोनों जगह पर पाए जाते हैं, उन्हें हम उभयचर कहते हैं। उभयचर का मतलब होता है दो जगह पर जो रहते हों, यानी जल और स्थल दोनों जगह पर रहते हैं। जैसे मेढक है, इसे हम उभयचर कहते हैं। तो विज्ञान से किसी भी प्रकार के आपके कोई प्रश्न मिस नहीं होंगे यदि आप ये पूरी श्रृंखला को क्रम से आप देखते हैं। आपको छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बातें, आपको सारी बातें समझ में आएंगी। आइए चलते हैं जंतुओं के नाम, वास स्थान, पौधों के नाम, वास स्थान। तो जंतुओं के नाम और वास स्थान की बात करें, गाय आप जानते स्थल में रहती, बैल आपका स्थल पर रहता है, मछली जल में रहती है, मेढक उभयचर है, ऊँट मरुस्थलीय है। आम पौधा आपका स्थल पर रहता है, नीम भी स्थल पर है, जलकुंभी जलीय है, सिंघाड़ा जलीय है, जबकि नागफनी मरुस्थलीय है। आगे चले तो सभी जीवों की शारीरिक रचना इस प्रकार की होती है जो उन्हें अपने वास स्थान में आसानी से रहने योग्य बनाती है। जीवों की शारीरिक संरचना में अंतर उसको वास स्थान में अनुकूलन प्रदान करता है। यानी शारीरिक रचना में जो संरचना जो होती है में अंतर उसका वास स्थान के अनुकूलन बनाती है। उदाहरण के लिए जैसे मछली का वास स्थान जल है
अब मछली का शरीर जलीय वास स्थान में रहने के लिए अनुकूलित है। दरअसल इसमें सल्कों से ढका शरीर होता है, नाव के आकार का शरीर होता है, जिनको तैरने में सहायक होता है। सल्क इसको जल से रक्षा करते हैं ताकि इसमें किसी प्रकार की जल में रहने के बावजूद सड़न नहीं उत्पन्न होती है। और पख जो होते हैं इसको तैरने में सहायक होते हैं। गलफड़े इसको सांस लेने में सहायक देते हैं। इस प्रकार मछली को जलीय जीवन हेतु अनुकूलन प्रदान करते हैं इसका शरीर। आगे इसी तरह आगे चलें। इसी प्रकार ऊँट के लंबे पैर, मोटे गद्दीदार तलवे मरुस्थल में चलने व दौड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं। और पक्षियों के पंख हवा में उड़ने के लिए सहायक होते हैं। पक्षियों में जो पंख होते हैं हवा में उड़ने के लिए सहायक होते हैं, जबकि ऊँट के लंबे मोटे गद्दीदार तलवे रेत में यानी मरुस्थल में चलने दौड़ने में सहायक होते हैं। आगे कुछ और बातें करते हैं। सजीवों में अनुकूलन एवं रूपांतरण। सभी जीवधारी अपने निश्चित निवास क्षेत्रों में वास करते हैं। यदि उनके निवास में परिवर्तन होता है तो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और कठिनाइयों का सामना ही नहीं, यदि किसी भी जीवधारी का उसका वास स्थान बदल दिया जाए तो वो कठिनाई ही नहीं बल्कि प्रतिकूल अवस्थाएं ऐसी हो जाती कि उसकी मृत्यु भी हो जाया करती। लिखा है अधिक प्रतिकूल दशाएं होने पर वो मर भी सकती है। जैसे मछली पानी में रहती है, पानी के बाहर आप निकाल दें तो क्या होगा वो, इसी प्रकार आम का पौधा तालाब में रोप दें तो क्या होगा, क्योंकि वो स्थल पर रहता है। क्या कभी सोचा है कि जल के बाहर आते ही मछली छटपटाने क्यों लगती है, वो घबराने क्यों लगती है? आम का पौधा पानी में क्यों सूख जाता है? इसका ये कारण है क्योंकि वो उनके शरीर, उनकी संरचना उस वास स्थान के अनुकूल नहीं है। दरअसल मछली जल में घुली ऑक्सीजन को गिल यानी क्लोम द्वारा ग्रहण करती है। अब ध्यान देना है, मछली में क्या होती हैं, क्लोम यानी गिल्स के द्वारा शोषण करते हैं, जिसे हम गलफड़ों द्वारा कहते हैं। तो जल में घुली हुई ऑक्सीजन को आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। जल से बाहर निकालने पर सांस लेने नहीं ले पाती, इसलिए मर जाती हैं। इसी प्रकार यदि आम के पौधे को पानी में रोप दिया जाए तो आम की श्वसन क्रिया बाधित हो जाएगी, नहीं हो पाएगी, पौधा समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार प्रत्येक जीवधारी को किसी निवास स्थान पर रहने के लिए उपयुक्त दशाएं आवश्यक होती हैं। उन्हीं की उपयुक्त जो है दशाएं के अनुसार जीवधारियों में अपने को ढालने की क्षमता का विकास होता है, जिसे हम अनुकूलन कहते हैं। यानी जो प्रत्येक जीवधारी होता है किसी एक निवास स्थान में रहता है, वही उसके लिए क्या होती, उपयुक्त दशाएं होती हैं। और इन्हीं उपयुक्त दशाओं के अनुसार जीवधारी अपने आप को ढालने की क्षमता विकसित करता है, इसी को हम अनुकूलन कहते हैं। वातावरण के आधार पर जन तथा पेड़ पौधों को जलीय, स्थलीय, उभयचर और वायवीय भागों में बांटा जा सकता है। आइए इनको हम क्रम से समझते हैं। एक क्रियाकलाप के माध्यम से समझते हैं। अपनी अभ्यास पुस्तिका में निम्नलिखित तालिका दी गई है। इसमें आपको जलीय, स्थलीय, मरुस्थलीय, उभयचर जीवों तथा पौधों की सूची तैयार करनी है। तो आप देखिए, इसमें जलीय हैं जंतु पौधे, स्थलीय जंतु पौधे, मरुस्थलीय जंतु पौधे और उभयचर। तो जंतु में देखा जाए जल में कौन रहती है, मछली रहती है। जल में कौन रहता है, तो जल में रहने वाले जंतुओं की बात करें तो मछली हो जाएगा, ऑक्टोपस हो जाएगा, इसी प्रकार का घोंघा हो जाएगा, सीपी हो जाएगी। पौधों की बात की जाए तो इसी में आपका कुमुदनी हो जाएगा, हाइड्रिला पौधा हो जाएगा, जलकुंभी हो जाएगा, सिंघाड़ा हो जाएगा। स्थल पर रहने वाले जंतुओं की बात करें गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली हो जाएगा। पौधों की अगर जो हम बात करें तो नीम है, अमरूद है, केले आदि क्या हैं, स्थलीय हो जाएंगे। मरुस्थल में रहने वाले जन पौधों की बात की जाए तो मरुस्थल में देखा जाए आपका रहता है, आपके गिरगिट रह लेता है, इसी प्रकार ऊंट रह लेता है। पौधों की बात की जाए तो नागफनी आपकी इसी में रहती है, बबूल का पौधा। और उभयचर की बात की जाए तो मेढक जो है उभयचर होता है। इसी प्रकार अन्य जंतु भी रहते हैं। आगे चलते हैं। उपयुक्त तालिका से आपने सीखा होगा कि विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां अलग अलग वातावरण में उग सकती हैं, जैसे नीम, गेहूँ, चना आदि स्थलीय हैं, जबकि कुमुदनी, जलकुंभी, कमल आदि जलीय पौधे हैं। इसी प्रकार शेर, हिरण वन में रहते हैं, मछलियां जल में निवास करती है। क्या नागफनी को जलीय वातावरण तथा कुमुदनी को स्थलीय वातावरण में उगाया जा सकता है? मछली जल में क्यों ही जीवित रहती है? जंतुओं में अथवा पौधों में जल में
अथवा स्थल पर रहने के लिए कुछ विशेष अनुकूलित लक्षण पाए जाते हैं। तो यानी ये अनुकूलित लक्षण ही उसको रहने योग्य, उस वातावरण में बनाने योग्य रखते हैं। अब क्या है अनुकूलन समझते हैं। तो देखो क्या है, आकृति, आकार, रंग, रूप, संरचना, आवास। आकृति, आकार, रंग, रूप, संरचना, आवास संबंधी लक्षणों में ऐसा परिवर्तन जो सजीव को विशेष पर्यावरण में सफलतापूर्वक जीवित रहने में सहायक होता है, अनुकूलन कहलाता है। यानी सही पूर्वक सजीवों को जीवित रहने में जो उसके आकृति, आकार, रंग, रूप, संरचना, आवास लक्षण उसको अनुकूलित करते हैं, उसी को हम अनुकूलन कहते हैं। अब जंतुओं पौधों में देखा जाए तो जलीय, स्थलीय, वायवीय अनुकूलन की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। देखिए, सबसे पहले हम बताते हैं जलीय अनुकूलन। आपने देखा होगा कि धान को रोपते समय अधिक देर तक कपड़ा धोते समय हमारे हाथ तथा पैर की त्वचा, चमड़ी जो यानी त्वचा होती है वो सिकुड़ जाती है। क्या इसी तरह जलीय जंतु जैसे मेढक, मछली त्वचा में ही की त्वचा में भी होता होगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे हाथ पैर की त्वचा इसलिए सिकुड़ जाती है क्योंकि हमारे शरीर पर पानी की रहने के लिए अनुकूलित नहीं है, परंतु जलीय जीवधारी का शरीर पानी में रहने के लिए अनुकूलित होता है। अनुकूलन जीवधारियों के शरीर में संरचनात्मक विशेषताओं के कारण होता है। जलीय वातावरण में रहने वाले जीव शरीर को सुरक्षा की आवश्यकता होती है। अब देखो जलीय में क्या होगा, इस पे सल्क होते मछली पर। अब सल्क होते तो पानी जो है इसके मांस जो अंदर होता है उसको नहीं टच कर पाते, इससे वो सड़न या सिकुड़न जैसी कोई समस्या नहीं होती है। जलीय जंतु मछली के शरीर के ऊपर जलरोधी सल्क पाए जाते हैं। इनमें श्वसन के लिए विशेष रचनाएं क्लूम यानी गिल पाए जाते हैं। तैरने के लिए धारा रेखित चपटी पख होते हैं। इनका धारा रेखित नाव के आकार का शरीर और चपटे फिन होते हैं, ये फिन होते हैं, पख होते हैं जिसकी सहायता से तैरते हैं। गर्दन का अभाव होता है, आँखें होती हैं लेकिन निमेषक पटल से ढकी रहती हैं। निमेषक पटल जो इनके पानी के अंदर रहने के लिए अनुकूलित होता है। इनकी आँखों में पानी जो है नहीं प्रवेश कर पाता ताकि इनमें आसानी से पानी में भी देख सकते हैं क्योंकि इसमें निमेषक पटल होती है। ये सभी लक्षण मछली जल में तैरने, भोजन तलाशने, श्वसन के प्रति अनुकूलन है। इसी प्रकार अन्य जलीय जंतु भी अनेक विशेषताएं पाई जाती जिनके कारण वो जल में निवास रहने के योग्य होते हैं। यानी जल में रहने वाले जितने भी जीव हैं वो उनके लिए अनुकूलित होता है, उसी के अनुसार उनके शरीर की संरचना भी होती है। जैसे मेढक की बात करें तो पश्चपाद यानी पीछे के पैर, पादजाल जल में तैरने के अनुकूलित होते हैं, यानी उनके जो पैर होते हैं एकदम तैरने की तरह होते हैं। लंबी मांसपेशियां भूमि पर कूदने में सहायता करती हैं। इसके अतिरिक्त यह जल और त्वचा द्वारा स्थल पर फेफड़ों द्वारा श्वसन करते हैं। अब जल में देखा जाए त्वचा द्वारा, स्थल पर देखा जाए फेफड़ों द्वारा श्वसन करता है कौन? मेढक। इसीलिए ये दोनों जगह रहने के लिए अनुकूलित होता है। इसी प्रकार आगे चले तो जलीय पौधों को अनुकूलन होता है। इन पौधों का शरीर कोमल कमजोर होता है। क्यों? क्योंकि पौधों के शरीर के सभी भागों में मृदु ऊतक की अधिकता होती है। काष्ठी ऊतक अत्यंत अल्प मात्रा में होता। पत्तियां पतली, कटी फटी तथा तैरने की अवस्था में होती। पत्तियों में प्रायः रंध्र होते हैं। अब रंध्र का मतलब क्या होता है? रंध्र का मतलब होता है छोटे छोटे छिद्र होते हैं, तो प्रायः रंध्रों का अभाव होता है पत्तियों में। इन पौधों में जड़तंत्र अल्प विकसित होती, जड़ें जो होती बहुत विकसित नहीं होती हैं। तना, पर्णवृंत पत्तियां में अधिक वायुकोश होते, वायु मतलब वायु से भरी रहती हैं। अतः जलीय पौधे स्पंजी हल्के हो जाते, वायु भरी होने के कारण हल्के हो जाते हैं। जैसे जलकुंभी आप तोड़कर देखिए उसकी टहनी, तो वो खोखली होगी, वायु से भरी रहती है। जलीय पौधों के सभी भागों में जलरोधी मोम यानी उपचर्म होती है। उपचर्म मतलब उसके ऊपर मोम की एक परत होती है जिसके कारण उसकी जो पत्तियां हैं सड़ती नहीं है, पानी उसको छू नहीं पाता है, जो इनका पानी से सड़ने से बचाती। इन्हीं लक्षणों के कारण ये सभी पौधे जलीय वातावरण में सफलतापूर्वक जीवन यापन करने में सक्षम होते हैं। सिंघाड़ा, वालिशनेरिया, हाइड्रिला तथा कुमुदनी आदि इसी प्रकार पौधे जो जल में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। आगे हम चलते हैं स्थलीय अनुकूलन की ओर।
तो स्थलीय जंतु जैसे बिल्ली, कुत्ता, सियार, भेड़, बकरी, गाय आदि क्या हैं? स्थलीय हैं, जंतु हैं। जबकि पौधों की बात की जाए तो नीम, आम, अमरूद, महुआ, बबूल आदि क्या हैं? ये स्थलीय वातावरण में रहने के लिए अनुकूलित हैं। अब स्थलीय जंतु जैसे बिल्ली, कुत्ता, सियार, शेर, भेड़, बकरी, गाय में प्रचलन के लिए चार पैर होते हैं, चार पाद होते हैं, और सांस लेने के लिए इनमें क्या होता है? श्वसन तंत्र होता है। इसी प्रकार अगर नीम, आम, बबूल, अमरूद में देखा जाए, स्थलीय वृक्ष हैं, अधिक जल में ये सूख जाते हैं। इनका तना मजबूत होता है, पत्तियां चमकीली चौड़ी होती हैं, इनमें रंध्रों द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है और जड़ तंत्र विकसित होता है ताकि ये स्थल पर आसानी से खड़े हो सकें। जैसा कि आप जानते हैं कि मरुस्थल में रहने वाले जंतुओं की विशेष परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जैसे पानी की कमी, तेज धूप, गर्म बालू पर चलना, ये सारी समस्याएं उनको झेलनी पड़ती हैं। तो उपयुक्त परिस्थितियों के समाधान हेतु मरुस्थलीय जंतुओं में जल संचयन की खुरदरी त्वचा, अधिक बाल, लंबे पैर, गद्देदार तलवे रेगिस्तान में दौड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं, जैसे ऊंट। इसी प्रकार मरुस्थल में उगने वाले पेड़ पौधे भी विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। ये भी पानी की कमी, सूर्य की तेज प्रकाश व दिन के उच्च तापमान को सहन कर सकते हैं। तो यानी जो मरुस्थल में रहते हैं वो मरुस्थल के अनुकूल उनका शरीर होता है ताकि उसको सहन कर सकें, और जो सहन करने की ये क्षमता होती है इसी को हम अनुकूलन कहते हैं। तो यानी इनके शरीर उन्हीं के अनुकूलन में बनाए जाते हैं। आइए हम मरुस्थल को समझते हैं किस तरह होता है। तो मरुस्थलीय पादपों में अनुकूलन है, निम्नलिखित विशेषताएं क्या हैं? तो इनकी पौधों की यदि बात की जाए, इनका किस तरह अनुकूलताएं होती हैं मरुस्थल में। तना इसका मांसल होता, चपटा होता, हरा और स्पंजी होता है, जो भोजन बनाने के लिए जल संचित करने के कार्य करता है, जैसे नागफनी। नागफनी का देखा तना मोटा मांसल होता है ताकि इसमें जल एकत्रित रहे। जड़ तंत्र अत्यधिक फैला हुआ होता, जमीन के नीचे बहुत अधिक गहराई तक जाता है ताकि ये जमीन से भी जो है जल को खींच लाएं अधिक गहराई से। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम होती है। क्यों? वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? जल की हानि, पौधों से जल की हानि को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो अब जल की हानि यदि होगी तो इसमें जल पहले से कमी तो समस्या हो जाएगी। इसलिए क्या होता है, इनके जो मांसल ये कांटे होते हैं, सल्कों के रूप में पाई जाती हैं। यानी इसमें पत्तियां नहीं होती, पत्तियों की जगह पर क्या होते हैं? सल्क, कांटे होते हैं ताकि इसमें जो है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया ना के बराबर हो और पानी जल जो है वो सुरक्षित रहे। जैसे नागफनी, घेघुआर, सतावर और भटभंडा आदि जो पौधे हैं ये मरुस्थल में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। पत्तियों में रंध्र गड्ढों में धंसे रहते हैं जिससे वाष्पोत्सर्जन कम होता है, जैसे कनेर। अब कीट तथा पक्षी हवा में उड़ते हैं। इन जंतुओं में उड़ने हेतु शरीर के अनेक प्रकार की अनुकूलताएं होती हैं। आइए देखते हैं क्या होती हैं, समझते हैं। वायवीय अनुकूलन। अपने प्रवेश में उड़ने वाले पक्षियों को ध्यान से देखें। क्या आपने देखा है ये कैसे उड़ते हैं? इनके उड़ने की गतिविधियों का सूक्ष्म अवलोकन करें और देखें। ये उड़ने के पूर्व अपना शरीर फुलाकर पंख फैलाते हैं। दूसरी बात, ये निश्चित दिशा में ऊपर दाएं बाएं उड़ान भरते हैं। इसी प्रकार कीटों में भी उड़ने की प्रक्रिया होती है। आइए जानें इनके शरीर के उड़ने की किस प्रकार अनुकूलित होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कीटों की। तो कीटों के उड़ने के लिए अनुकूलन क्या है? आप कीटों को ध्यान से देखें। इनका शरीर छोटा होता है। इनका शरीर अन्य आकशेरुकी जंतु जैसे केचुआ, घोंघा की तुलना में हल्का होता है। जब ये उड़ते हैं तो दो जोड़ी पंख फैला लेते हैं। इनके शरीर में श्वास रंध्र होते हैं। अब ये बात आती है कि श्वास कहाँ से लेते हैं, तो इनके शरीर में श्वास रंध्र होते हैं जिससे शरीर की हवा भरती है, निकलती है। इसी कारण इनका शरीर हल्का होता है। तितली, मधुमक्खी, घरेलू मक्खी ये क्या हैं? ये सभी क्या हैं? कीट हैं। अब ये बात आती है ये सांस कहाँ से लेते हैं, तो श्वास रंध्र, इनके शरीर में श्वास रंध्र होते हैं जिनसे सांस लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे नोट कर लेना। आगे चलते पक्षियों में उड़ने हेतु अनुकूलन। तो पक्षियों का शरीर वायवीय वातावरण के अनुकूलन होता है। इनके शरीर का आकार नौकाकार धारा रेखित होता है। क्या आप जानते हैं कि इनके अग्रपाद ही पंखों का रूपांतरण होते हैं, यानी चार पाद इनके भी होते हैं, लेकिन ये आगे के पाद क्या होते हैं, आगे के पैर इनके किस में बदल जाते हैं? पंखों में।
इसके अतिरिक्त इनकी अस्थियां खोखली होती हैं और वायु से भरी रहती हैं, जिससे इनका शरीर हल्का हो जाता है। फेफड़ों से जुड़े वायुकोश हवा से भरे रहते हैं, जो उड़ते समय शरीर को हल्का रखते हैं। इसी तरह विशेष रूपांतरण केवल पक्षियों में होता है, जैसे तोता है, कबूतर है, गौरैया है आदि। इससे स्पष्ट हो गया है कि कीटों और पक्षियों में उड़ने के लिए विशेष अनुकूलताएं होती हैं। आइए हम समझते हैं डायनासोर के बारे में। आप लोगों ने सुना होगा लाखों वर्ष पहले पृथ्वी पर जो है डायनासोर आए थे और आज वो नहीं है। ऐसे ही कुछ जीवों की प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। कई नई प्रजातियों का उद्भव भी हुआ है। विलुप्तीकरण एवं उद्भव की प्रक्रिया वातावरण में होने वाले परिवर्तन के कारण उसके लिए अनुकूलन की विशेष महत्व है। यानी ये अनुकूलन डायनासोर नहीं बिठा पाए, इसलिए अंततः समाप्त हो गए। तो इसलिए अनुकूलन का बड़ा महत्व होता है। इस प्रकार आपने ये पूरा पाठ पढ़ा। हमने क्या सीखा? वास स्थान हमने सीखा, इनका सुरक्षा, प्रजनन, अनुकूल दशाएं उपलब्ध कराता है, उसी को हम वास स्थान कहते हैं। जल में रहने वाले जीवों को जलीय जीव, स्थल पर रहने वाले जीवों को स्थलीय जीव था। जो जीव दो जगह यानी जल स्थल पर रहते उन्हें हम उभयचर कहते हैं। आकृति, आकार, रंग, रूप, संरचना, आवाज संबंधी लक्षणों में परिवर्तन जो जीवों को विशेष पर्यावरण में सफलतापूर्वक रहने के लिए सहायक होते उसे हम अनुकूलन कहते हैं। मछली के शरीर का जलरोधी सल्क होते हैं। जलक्लोम धारा रहित शरीर होता है जो उसके जलीय जीवन के लिए अनुकूलित होते हैं। ऊंट में जल संचय की क्षमता, खुरदरी त्वचा, लंबे पैर, गद्दीदार तलवे रेगिस्तान के रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। पक्षियों में अग्रपाद पंख में बदल जाते हैं। खोखली हड्डियां वायु से भरी रहती हैं जो उसके उड़ने में सहायक होती हैं। इस प्रकार आपने इतना पूरा पाठ पढ़ा। इसको आप पॉइंट टू पॉइंट पढ़ लेना ताकि आपको सारी जो जड़ से सारी बातें आपको समझ में आती रहें। कहीं से भी किसी भी प्रकार का एग्जामिनर प्रश्न बनाए घुमाकर आप हर तरीके से हल कर सकेंगे। इतना पूरा वीडियो देखने के लिए सभी को धन्यवाद। और इतना आप समझ लेना और फिर हम लेकर आएंगे। तब तक आप इतना समझना, एक बार में समझ में आए दोबारा फिर देखना। धन्यवाद।